हाय दोस्तों, मैं विक्टर आप लोगों का वीकेजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की अगली सीरीज़ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि उस गुप्त सम्राट का नाम बताइए जिसने हुडू को पराजित किया था। दोस्तों देखिए, इसका आंसर तो है स्कंदगुप्त। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्कंदगुप्त के शासनकाल के बारे में बात करें तो स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो था 455 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो हुड़ थे ना, हुड़ स्कंदगुप्त के हाथ, इनके हाथ महाशय के बहुत बुरी तरह से पराजित हुए थे। एक हमारे इतिहासकार हैं जिनका नाम है U.S. राय। इनके अनुसार क्या हुआ था कि हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था उसके जो नेता थे उनका नाम था खुश नेवाज। ठीक है, ये जो है खुश नेवाज नाम उनका था। ठीक है, इनका नाम था खुश नेवाज। और अब अगर हम बात कर लें कि स्कंदगुप्त के बाद क्या होता है, क्योंकि हुडों का कहीं ना कहीं महत्व तो हमारी भारतीय सभ्यता और कैसे तो भारत के प्राचीन इतिहास में है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हुई तो 5वीं शताब्दी के अंत में, 5वीं शताब्दी के अंत में जब स्कंदगुप्त का डेथ हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो उत्तर पश्चिम एरिया था, मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, इस एरिया पे या इस नॉर्थ पश्चिम उत्तर पश्चिम के कई एरिया पे हुडों का कब्जा हो गया था। ठीक है, आइए हम लोग पहला अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? देखिए, उस टाइम में क्या था ना कि मैं आपको बात कर रहा हूँ ये गुप्तों के समय की, ये गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का एक वर्ड है। गुप्तकालीन राजस्व जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें का ये वर्ड है अपरहत। ये था बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। ठीक है, एक तरह से ये वो जो भूमि थी जिसपे कोई भी फसल नहीं उगी हुई थी या जिस पे काम नहीं किया गया था, और एक तरह से कहा जाए तो उससे कर नहीं मिलने वाला था। ठीक है, उस तरह की भूमियों को अपरहत कहा जाता था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग ह्यून। ठीक है, चीनी यात्री सुंग ह्यून ने कब यात्रा की? तो इन्होंने यात्रा तो की 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और सुंगयून, इनका नाम देखिए सुंग ह्यून भी है और इनका नाम सुंग यून भी है। दोनों नाम एक ही जैसे हैं और एक ही हैं, एक ही इंसान के। ठीक है, तो इसमें आप कोई से भी मिस्टेक मत रखिएगा। ये महाशय जो थे वो 515 से 520 ईस्वी के बीच में इन्होंने भारत में यात्रा की थी। 518 ईस्वी में ये भारत पहुँचे थे। ठीक है, और करीब 3 साल तक, 3 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, अपने साथ बौद्ध धर्म की कई प्रतियों को, बौद्ध धर्म के बारे में जाना था और बौद्ध धर्म की कई प्रतियां एकत्रित की थी और उसको अपने साथ वो लेते गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? देखिए, इसका नाम है वेनसोंग। ठीक है, इसको सॉरी, इनके नाम को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, वेनसोंग जैसे भी कहना चाहें। फिलहाल हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये जो महाशय थे ये तांग शासक की एक राजधानी थी, जो तांग शासक थे वहाँ पे, ठीक है, चाइना में। तो तांग शासकों की एक राजधानी थी, उसका नाम था चंगन। ठीक है, ये वहीं से आए थे, वहाँ से 629 ईस्वी में इन्होंने प्रस्थान किया था। ठीक है, और ये भारत आए और काफ़ी ज़्यादा मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में जाने, नालंदा भी गए और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब चूँकि भारत आए, भारत में जो यात्रा किया उसके बारे में इन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है CUT।
ठीक है, सीयूकी के नाम से इनके ग्रंथ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम तो है राज तरंगिणी। देखिए, राज तरंगिणी में के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। और ये जो कल्हड़ ने लिखा था, ये किसके समय में लिखा था? कल्हड़ ने, कल्हड़ की जो बुक थी, या ये थे राजा जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह, जिनका शासनकाल कहा जाता है 1127 के लगभग था, 1127 से लेके 1159, ठीक है, 1159 तक इनका शासनकाल था, ठीक है। और इतना ही काफ़ी है कल्हड़ के बारे में, बहुत ज़्यादा हमें नहीं जानना है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? ये है बिहार में, ठीक है तो ये बिहार में। उदंतपुरी को उदंतपुर शिक्षा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसे उदनापुर के नाम से भी जाना जाता है, उदनापुर, ठीक है। अब प्राचीन काल में ये उदनापुर जो था ना, वो बहुत ही प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ये था तो बिहार में, और इसकी जो स्थापना की थी ना, वो किया था किसने? पाल वंश के पहले शासक, जो प्रथम शासक थे। प्रथम शासक, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोपाल। देखिए, ये क्वेश्चन ना बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लोग भी तैयारी करते हैं, उन लोगों में पाल वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इतिहास में, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। और चूँकि मेरे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो एसएससी लेवल की बात न करें, तो एसएससी के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। मेरी सीरीज़ को अभी आप लोग थोड़ा आसानी से मत लीजिएगा, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, मतलब थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए। मैं इस वजह से कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, और मैं आप लोगों का कंप्लीटली तैयारी करा रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाट। ये कर्नाट नहीं है, ये कर्नाट वंश है, गलती लिखा गया है इसमें, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे नान्यदेव, ठीक है। ये बहुत महान योद्धा थे, ठीक है। और इनकी जो कर्नाट की जो राजधानी थी ना, इसकी जो राजधानी है कर्नाट की, यह है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ को बनाया था। और कर्नाट वंश का जो शासनकाल था 1097 से 1325 ईस्वी तक चला था। इसी समय में मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है ये समय, ठीक है। तो नान्यदेव के बारे में आप लोग जान गए। ये कर्नाट वंश है, कर्नाटक मत समझिएगा। कर्नाट वंश का यहाँ पे भी, मतलब जिसने भी योग किया है, मेरे जो स्टाफ जिन्होंने लिखा है इसको, उन्होंने गलत ही लिखा है इसको फिलहाल। खैर, हम लोग कर्नाट वंश को ध्यान देते हैं, कर्नाटक नहीं। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था हरि सिंह, ठीक है। तो स्थापना किसने की थी बताइए? स्थापना की थी नान्यदेव ने, जो कि बहुत अच्छे योद्धा थे। और अंतिम शासक कौन थे? वो थे हरि सिंह देव, ठीक है। इनका पूरा नाम हरि सिंह देव है। ये कला और साहित्य, ठीक है, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, मतलब अच्छा खासा इसको करते थे। इन्होंने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम है पंजी व्यवस्था, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये बौद्ध सभा के बारे में मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ। मैं एक बार आपको फिर से ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए,
बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, ये थी कश्मीर में। ठीक है, एक्चुअली हुई थी टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ, टोटल 4 हुई थी, 1 2 3 4। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद हुई थी, जो हुई थी राजगृह की सतपर्णी गुफा में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, और इस टाइम जो मगध का जो शासक था वो था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और जो अध्यक्षता किया गया था, ये अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, और इसके साथ में आप लोगों को बताऊं कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई थी कालाशोक। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ गलत हो गया। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था, ये जो वैशाली में हुआ था दूसरा, ये महात्मा बुद्ध के डेथ के करीब करीब 100 सालों के बाद हुआ था। ठीक है, करीब करीब 100 सालों के बाद हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आचार्य बताइए साहब कबीर। जो लोग अपने अभी रिवाइज कर लिए वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि वो लोग अपने से रिवाइज कर सकते हैं, उनके दिमाग में आ गया है, तो मतलब उनकी तैयारी काफ़ी हद तक सही चल रही है। मैं जल्दी ही प्राचीन भारत को ख़त्म करके मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत पे भी जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से तैयारी करते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये थे अशोक के समय में, और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगालीपुत्र तिस। मैं इनका नाम हमेशा बोलने में गड़बड़ा जाता हूँ, मोगालीपुत्र तिस। ठीक है, तो इस तरह से करके, और चौथे के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं याद है तो फिर से मैं आप लोग फिर से एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ चौथे के बारे में भी। देखिए, चौथे जो थी ना वो अंतिम संगीति थी, अंतिम बौद्ध संगीति थी, और ये कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। तो कश्मीर में कहाँ? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए मेहनत नो डाउट हो रही है, आप लोग अच्छे से ध्यान दे के अगर पढ़ लेंगे निश्चित रूप से आप लोग का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में करने वाली या नहीं आने वाली, इसमें डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन हमारा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। एक्चुअली हुआ ये था कि धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण थे, और सभी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और उसके अलावा भी कई जातियाँ थी, जैसे आप निषाद राज को जानते हैं। ठीक है, तो निषाद राज में एक उनकी जाति थी निषाद, रत्कार हैं, मागध हैं, अम्बस्त हैं। ठीक है, उग्र हैं, ऐसी कई जातियां हैं। अब पाणिनि, जो ऋषि पाणिनि थे, उनके हिसाब से जो मतलब जो वो जातियां जिसको नहीं छुआ जा सकता है। ठीक है, मतलब आप शूद्रों के लिए कह लीजिए, जो शूद्र थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, पहली थी निर्वसित। ठीक है, और दूसरी थी अनिर्वसित। ठीक है, तो अनिर्वसित की कंडीशन जो थी वो ये थी, ये अस्पृश्य नहीं थे, लेकिन ये जो निर्वसित लोग थे ये लोग
अस्पृश्य माने जाते थे, मतलब इनको छुआ नहीं जाएगा, इनको समाज में अलग जगह दी जाएगी, ये सभी जगहों का पानी नहीं पिएंगे, ये जिस कुएं का पानी पिएंगे उस कुएं का पानी समाज का सामान्य वर्ग नहीं पी सकता, या समाज के सामान्य वर्ग जिस जगह से जिस कुएं का पानी पीते हैं, ठीक है, जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे ये लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आज का हम लोगों का ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं नॉर्मल तरीके से वही बात कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं हर बार देखिए वही कहता हूँ कि जैसी संगति रहेगी वैसा ही आप भी बनेंगे। तो अगर आपका जीएस रिवाइज हो रहा है और आपको लग रहा है कि नो डाउट मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि जहाँ पे भी पोस्ट निकलेगी ना, वो आपका दोस्त नहीं उस पोस्ट को लेगा। अगर 10 पोस्ट निकलेगी या 1000 पोस्ट निकले या 1500 पोस्ट निकले या 1 लाख पोस्ट निकले, आप केवल एक ही सीट लेने वाले हैं। तो अच्छा ये लगेगा कि अगर आपका जो कलीग है, आपका जो फेलो है, वो आपका साथ का बंदा, आपका साथ का दोस्त हो। तो अगर आप लोग मेरे साथ मेरे इस चैनल को शेयर करते हैं और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करने को कहते हैं, तो नो डाउट आप लोग, मैं चूँकि लेवल के क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो उस लेवल के क्वेश्चन में आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई और कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की, आपको किसी तैयारी में अगर कोई और मदद चाहिए, तो मुझे निश्चित रूप से कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको या तो मैं आपको वीडियो में बता सकूं, या अगर कमेंट में ही अगर उसको सॉल्व किया जा सकेगा तो सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच आपको अपना टाइम देने के लिए।